नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में सबका स्वागत है। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी साइंस के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सेक्शन को कवर कर लिया है। अब हम लोग ईवीएस के जो कुछ बचे कुछ टॉपिक है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्राकृतिक संसाधन के विषय में समझाया, उससे बनने वाले प्रश्नों को हमने देखा। आज की वीडियो हम लोग हमारा जो अगला चैप्टर है उसके विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, अगला जो चैप्टर है वो है खाद्य संसाधनों में सुधार। अब देखिए, खाद्य से आप समझ सकते हैं कि जो खाने पीने की चीजें हैं वो कहाँ से प्राप्त होती हैं, उनमें हम क्या सुधार कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई खाने पीने की चीजें हैं तो उसको हम कैसे उसका उत्पादन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आजादी के बाद से ही हमारी जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ी है। क्योंकि अगर जनसंख्या बढ़ी है तो खाने पीने की चीजों पे भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा या विशेष फोकस हमको करना होता है। खाने पीने चीजों की बात करें, अगर हम जैसे एक मशीन को चलने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, वैसे ही हमारी बॉडी को चलने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। और इस भोजन के माध्यम से, या आप कह सकते हो कि खाने के माध्यम से या खाद्य भोजन खाद्य पदार्थ के माध्यम से हमको कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट मीन्स ऊर्जा का स्रोत। कार्बोहाइड्रेट की बात करें आप प्रोटीन के बाद बात करें आप वसा, और वसा के बारे में बात करें आप मतलब वसा के बाद अगर बात करें तो विटामिन। यानी कि जितने भी पोषक तत्व हैं वो सब हमें किससे मिलते हैं? भोजन के माध्यम से मिलते हैं। ठीक है, जैसे अब कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है जैसे धान में, गेहूं में, यहाँ क्या मिलता है हमको? कार्बोहाइड्रेट देखने को मिल जाता है। प्रोटीन की बात करें तो जितनी दालें हैं, चाहे अरहर हो, मसूर हो, अरहर के बाद में मसूर की दाल, मसूर के बाद मूंग की दाल हो, इन सब दालों में प्रोटीन हमें भरपूर देखने को मिलता है। वसा की बात करें तो वसा जैसे सूरजमुखी का पौधा हो गया, सरसों हो गया, इन सब से हमें वसा यानी कि तेल प्राप्त होता है। तेल यानी कि वसा की हम प्राप्ति करते हैं। विटामिन की बात करें तो विटामिन हमें कहां से मिलता है? सब्जियों से। ठीक है, तो अगर देखा जाए जितने पोषक तत्व तो हमारे शरीर को मिलने चाहिए या मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं हर प्रकार से वो किससे मिलते हैं? हमें कृषि से देखने को मिलते हैं। ठीक है, कृषि के साथ साथ हमें पशुओं से भी भोजन मिलता है, जैसे कि दूध वगैरह हो गया, मांस वगैरह, जो मांसाहारी है उनके लिए मांस वगैरह, वो भी हमें कहां से मिलता है? पशुओं से। तो मोटा मोटा कहा जाए, खाद्य संसाधन या खाने पीने की चीजें हमें दो स्रोतों से प्राप्त होती हैं। पहला पशु से, दूसरा हमारा कृषि से, जिसमें से कृषि हमारा बहुत प्रधान है। ठीक है, तो अब हम लोग इस चैप्टर में कृषि के विषय में डिस्कस करेंगे और पशुओं के विषय में। अगर हमने इन दोनों के विषय में डिस्कस कर लिया तो हमारा काम लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कृषि की बात करें तो हमारे भारत देश में 1952 से लेकर के 2010, ये एनसीईआरटी का डेटा है, 1952 से लेके 2010 के बीच कृषि उपज में 25% की वृद्धि देखने को मिली है। और ये वृद्धि इसलिए हुई है क्योंकि कृषि के अंतर्गत हरित क्रांति, ठीक है, देखिए हरित क्रांति का देखिए कृषि के अंतर्गत हरित क्रांति अभियान चलाया गया। या हरित क्रांति के कारण कृषि उत्पादन में बहुत तेजी से वृद्धि आई है। और ये हरित क्रांति 1966-1967 के आसपास भारत में ये व्यवस्था लाई गई थी, जिसकी वजह से गेहूं और धान के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, तो थोड़ी सी चर्चा हमने आपको खाद्य संसाधनों के विषय में कर दिया कि भाई भोजन समय क्या क्या मिलता है, और ये भोजन हमें कहां से प्राप्त होते हैं? कृषि और पशुपालन से। अब हम लोग कृषि के विषय में डिस्कस करेंगे और एक एक टर्म्स को हम समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, कृषि की बात करें या खेती की बात करें तो जैसे अगर आप सभी फसलों पे थोड़ा सा ध्यान दें, अगर जितनी भी फसलें होती हैं या जितनी भी हम फसल देखने को हमको मिलती है, ठीक है, कृषि के अंतर्गत जितनी भी फसलें हमको देखने को मिलती है,
अगर बात करें जून से नवंबर तक, जून से नवंबर, इसमें जनरली क्या पड़ता है, जाड़ा का मौसम। ठीक है, ठीक है, या आप कह सकते हो कि ये सॉरी बरसात मौसम। ठीक है, अब इसमें जून से लेकर नवंबर तक जो फसलें होती हैं, धान हो गया, सोयाबीन हो गया, धान हो गया, सोयाबीन हो गया, जो अरहर हो गया, अरहर हो गया, अरहर के बाद में जौ हो गया। ये जो फसलें होती हैं ये मुख्यतः वर्षा ऋतु में, ठीक है, वर्षा ऋतु में होती हैं और इन फसलों को हम क्या कहते हैं, खरीफ फसलें। क्या कहते हैं, खरीफ फसलें। अब इसके बाद बात करें तो ये देखिए अक्टूबर नवंबर भी दोनों लिख सकते हैं आप। अब ये फसल नवंबर से लेके अप्रैल तक, कहां से, नवंबर से लेके अप्रैल तक हमें कौन फसलें देखने को मिलती है, गेहूं हो गया, मटर हो गया, चना हो गया। ये फसलें हमें कब देखने को मिलती है, नवंबर से अप्रैल तक। ठीक है, तो इन फसलों को कहते हैं रबी फसलें। क्या कहते हैं, रबी फसलें। देखिए यानी कि फसलों को या आप कह सकते हो कृषि को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक वर्षा ऋतु वाली फसलें जैसे धान वगैरह हो गया, उनको हम कहते हैं खरीफ फसलें। फिर ठंडी के मौसम में जो फसलें उत्पन्न होती है जैसे कि आपका गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, इनको हम कहते हैं रबी फसलें। इन दो फसलों का जिक्र आपको इस चैप्टर एनसीईआरटी में दिया है। लेकिन एक तीसरी फसल आती है जायद की, जो जैसे गर्मी जा रही होती है, वर्षा ऋतु आ रही होती है, तब वो फसल होती है जैसे कि ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, इनको हम क्या कहते हैं, जायद की फसलें। तो फसलें मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं, तीनों को मैंने आपको डिस्कस करके बता दी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ये थोड़ी सी चर्चा हो गई किसके विषय में, फसलों के विषय में, कि भाई हम चूंकि हम खाद्य सामग्री पढ़ रहे हैं, हम तो फसल के विषय में पढ़ नहीं रहे, कृषि के विषय में पढ़ नहीं रहे, लेकिन उससे रिलेटेड टॉपिक है इसलिए उसके विषय में थोड़ी सी चर्चा करनी होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, फसलों के बारे में। क्लियर, रबी की फसल और खरीफ की फसल। अब समझते हैं आगे। देखिए फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए, फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, या फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, अब हम उनके उन तौर तरीकों पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज, फसल की किस्म। जब भी आप खेती करें या जब भी किसान खेती करते हैं तो वो फसल की किस्मों पर ध्यान देते हैं। अब ये किस्म क्या है, बात को समझिएगा। फसल की किस्म कहने का मतलब ये है जो भी सीड्स या मार्केट से जो भी बीज लेते हैं वो विशेष ध्यान रखते हैं कि जो भी हम किस्म की फसल लगा रहे हो या जो भी हम बीज अपने खेतों में डाल रहे हो, उनमें पहली चीज गुणवत्ता अच्छे से हो, गुणवत्ता के साथ साथ उनकी उत्पादक क्षमता सर्वाधिक हो, उत्पादक क्षमता के साथ साथ उपज बहुत अच्छे से हो। एक और चीज है, भारत की जो कृषि है वो मानसूनी है, यानी कि बरसात पर डिपेंड करती है। अब मान लीजिए कोई फसल लाकर हमने लगाया, कोई बीज हमने लगाया, बरसात नहीं हुई तो हमारा पूरा सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए किसान इस बात पर भी विशेष ध्यान देते हैं कि जो भी हम बीज लाएं वो मौसमानुसार हो। ठीक है, अब देखिए मौसमानुसार का मतलब ये है कि अगर थोड़ी बहुत बारिश कम ज्यादा भी हो तब भी उसकी उपज पे कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो ये खेती करने में ये पहला हमारा कड़ी क्या होता है कि जब भी हम फसलों का चुनाव करें, जब भी हम बीजों का चुनाव करें, कुछ इस प्रकार से करें ताकि हमें ज्यादा नुकसान झेलना ना पड़े। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा, जो हमारा दूसरी कड़ी जो आती है उपज में या खेती में, उसके विषय हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए उसमें है फसल पोषक प्रबंधन। अब देखिए फसल पोषक प्रबंधन क्या है भाई, ये क्या होता है। जैसे हमारी बॉडी के को मेंटेन करने के लिए हम, जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, इसको खाने के लिए
विभिन्न प्रकार की हम कृषि या फसलों का उपयोग करते हैं, अनाज का उपयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारी बॉडी किसी भी कारण से बीमार हो गए हम, या थोड़ी वीकनेस आ गई, तो हमें विटामिन की गोलियां लेनी पड़ती है, दवाई लेनी पड़ती है, यानी कि एक्स्ट्रा कुछ लेना पड़ता है। वैसे ही फसल के उपज को बढ़ाने के लिए या फसल को दुरुस्त करने के लिए हम कुछ तौर तरीकों को अपनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फसल पोषक प्रबंधन। जैसे देखिए, कृषि के लिए हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हमें बृहद मात्रा में चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए। तो इसको हम लोग कहते हैं बृहद पोषक तत्व। क्या कहते हैं, बृहद पोषक तत्व। इसके बाद में जिन तत्वों की जरूरत पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व। क्या कहते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है। जैसे कोई भी पौधा हो, वो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन ले लेता है, और नीचे से जल से वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लेता है, कुछ अन्य खनिज लवण को भी ले लेता है, जिसको उसकी परम आवश्यकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बृहद पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें तो जो हल्के फुल्के और खनिज लवण है वो जो ले लेता है उसको क्या कहते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व। अब अगर आपको उपज बढ़ानी है तो देखिए, खाद में हम जैविक खाद का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये जैविक खाद क्या है समझिएगा। देखिए, जैविक खाद को दो भागों में बांटा गया है। एक पहला है वर्मी कंपोस्ट। अब ये वर्मी कंपोस्ट क्या है ये समझते हैं। देखिए, वर्मी कंपोस्ट जैसे मतलब ये मान लीजिए कि सब्जी हो गया, सब्जी को सड़ा गला दीजिए। सब्जी के साथ साथ अगर आपकी जो मान लीजिए गोबर हो गया, ठीक है, गोबर हो गया, गोबर, इन सब को सड़ा गला करके या केंचुओं की मदद से उनको सड़ा गला करके जो खाद बनाई जाती है उसको हम कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। और ये खाद बहुत ही जबरदस्त होती है। इस खाद में हमें कार्बन ज्यादा मात्रा मिलता है और पोषक तत्व मिलते हैं जो खेती को कहीं ना कहीं डायरेक्ट लाभ देते हैं, ठीक है। तो पोषक प्रबंधन के अंतर्गत हम वर्मी खाद का प्रयोग कर सकते हैं। वर्मी खाद मतलब जो केंचुए की मदद से विभिन्न पदार्थों को सड़ा गला करके जब वो खा करके खाने के बाद जब मिट्टी में कन्वर्ट करते हैं तो उस खाद को हम क्या कहते हैं, जैविक खाद के अंतर्गत क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट खाद, ठीक है। दूसरी खाद ये है हरी खाद। देखिए, हरी खाद, अब कहेंगे ये कौन सी खाद होती है। देखिए, हरी खाद के अंतर्गत कुछ पौधे आते हैं, जैसे पटसन हो गया, पटसन पौधे के बाद में आपका ग्वार हो गया, ग्वार हो गया, ठीक है, पटसन हो गया, ग्वार हो गया। इन पौधों को जैसे जब ये पौधे हरे रहे, काट करके हरे रहे उसी में काट करके खेतों की जुताई कर दी जाती है, और इस जुताई के बाद जब वो सड़ गल जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक खाद का काम करने लगते हैं, ठीक है। तो हरी खाद के अंतर्गत कौन कौन पौधे आते हैं, पटसन हो गया आपका, ग्वार हो गया आपका। ये पौधे ऐसे हैं जिनको काट करके आप आराम से उसी खेत में जलाइए मत, उसी खेत में छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक वो सड़ गल के खाद का काम कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, फसल पोषक प्रबंधन यानी कि फसल जब आप खेती करना चाहते हो तो आप तैयारी ये रखिए, और इस हरी खाद में आपको फास्फोरस और नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा मिलता है। तो अब आप देख सकते हैं, यहां से हम लोगों ने कार्बन और पोषक को कवर किया, यहां से हमारा क्या मिल गया, फास्फोरस और नाइट्रोजन, और इसकी मदद से हमारी फसल बहुत तेजी से, या आप कह सकते हो फसल की अच्छी उपज हमें प्राप्त होती है, ठीक है। अब तीसरी बात हम करें तो उर्वरक। देखिए, ये हो गई जैविक खाद। जैविक खाद मतलब जो फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाती और उपज में वृद्धि करती है। तीसरी बात करें तो देखिए, यहां पे एरो हम लगा देते हैं, यही समझिएगा इसको, उर्वरक। अब देखिए, उर्वरक की बात करें, उर्वरक में आते हैं हमारे यहाँ रासायनिक खाद। रासायनिक खाद, रासायनिक खाद क्या करते हैं, फसलों की उपज को ये तीव्रता से बढ़ाते हैं, कम समय में बढ़ाते हैं और अच्छी उपज को देते हैं। लेकिन रासायनिक खाद का एक माइनस पॉइंट ये है कि लगातार रासायनिक खाद प्रयोग करने से हमारी फसल की जो जमीन है, जो मिट्टी है, वो जहरीली होती जाती है और एक समय वो क्या हो जाएगी, बंजर हो जाती है। इसलिए इसका लगातार उपयोग खतरनाक है, बाकी इसका लाभ बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये देखिए, पहला
अगर आप खेती करना चाहते हो, उत्पादन बढ़ाना चाहते हो, तो पहली क्वालिटी क्या होगी? फसल की किस्म, जो आप बीज का चुनाव कर रहे हो वो परफेक्ट हो। दूसरा, आपको उसके पोषक तत्वों का प्रबंध करना पड़ेगा। पोषक तत्वों के प्रबंध से तात्पर्य ये है खाद और पानी वगैरह का, ठीक है। जैसे इसके बाद हमें सिंचाई करने की जरूरत पड़ेगी फसलों की। सिंचाई की बात करें, सिंचाई आप कुओं से कर सकते हो, नलकूप से कर सकते हो, नहर से कर सकते हो, तालाब से कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिंचाई की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सिंचाई के बाद बात करें आगे, हम अगर उपज हम और बढ़ाना चाहते हैं तो कृषि पैटर्न, जैसे इसको सेकंड का ही पोर्शन है, पैटर्न समझ लीजिए। पैटर्न कहने का मतलब ये है, जैसे गेहूं के साथ साथ, जैसे अगर हम लोग देखते होंगे जब खेती होती है तो गेहूं के बीच बीच में ही सरसों की खेती कर ली जाती है। सोचिए, एक ही खेत में सरसों और गेहूं दोनों की खेती कर ली जाती है, क्योंकि सरसों पहले तैयार हो जाता है, गेहूं बाद में होता है। तो पहले हम सरसों को काट करके उसको अलग कर लेते हैं, फिर अपना हम गेहूं वाला काम कर लेते हैं। तो एक ही खेती में हमने दो प्रकार की फसलों को दो प्रकार की फसलों को हमने उपज कर लिया, तो हमारा उत्पादन अच्छे से हो जाएगा। एक और तरीका होता है अंतरा फसलीकरण, नाम सुन समझिएगा। अंतरा फसलीकरण कहने का तात्पर्य ये है, जैसे मान लीजिए एक खेत में एक मेड़ बना करके सोयाबीन लगा दिया गया, एक मेड़ बना करके सोयाबीन लगा दिया गया, और एक मेड़ बना करके बाजरा बो दिया गया। तो एक ही खेत में एक लाइन में बाजरा है और एक में सोयाबीन है। तो इस प्रकार की खेती को हम कहते हैं अंतरा फसलीकरण। अंतरा फसलीकरण मतलब अंतर अंतर पे दो फसलें हैं, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मान लीजिए आपने फसल तो उत्पादन अच्छा कर लिया, पोषक भी लगा दिया आपने, फसल आपकी तैयार हो गई। अब अगर फसल तैयार हो गई तो फसल सुरक्षा प्रबंधन, अब देखिए इसको करना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरी मेहनत खराब हो जाएगी, ठीक है। कैसे खराब हो जाएगी समझिएगा। देखिए, फसल सुरक्षा प्रबंधन से तात्पर्य यह है, जब हम खेती करते हैं या जब हम खेती करते रहते हैं तो खेती में जैसे हम बीमार क्यों होते हैं, हमारी बॉडी में कुछ कीड़े घुस जाते हैं या कुछ वायरस बैक्टीरिया वगैरह घुस जाते हैं। वैसे ही फसलों में कुछ घासें या कुछ जहरीली खरपतवार आ जाती हैं, जो आप कह सकते हो कीटनाशक कीटों का काम करती हैं। उनको हम खत्म करना पड़ता है हमको, या उनको समाप्त करना पड़ेगा। जैसे कुछ खरपतवार हम आपको बताते हैं। देखिए, खरपतवार जैसे पहला आपका है गोखुर, ठीक है। देखिए, गोखुर एक गोखुर घास है, इसका इंग्लिश या रासायनिक नाम जैंथियम है। क्या है? जैंथियम है। इसके बाद में आपका गाजर घास आता है, गाजर घास। क्या आता है? गाजर घास। गाजर घास के बाद आपका मोथा, ठीक है। क्या आता है? मोथा। मोथा का नाम है साइरेनस, साइरेनस, ठीक है, साइरेनस। और गाजर घास का रासायनिक नाम जो है उसको आप देख लीजिए, उसका नाम नोट कर लीजिए, पार्थेनियम, ठीक है, पार्थेनियम, पार्थेनियम। देखिए, ये ऐसे घास हैं जो फसलों के लिए वायरस का काम करते हैं, या आप कह सकते हो फसलों के लिए काल का काम करते हैं। ये सब फसलों के साथ उत्पन्न होंगे, और जो पोषक तत्व हम देते हैं फसलों के लिए, जैसे खाद मान लीजिए आपने डाला, तो ये हराम को पहले खींच लेंगे। जब यही पूरा खींच लेंगे तो हमारी फसलों को एनर्जी मिलेगी नहीं, और जिसकी वजह से फसलें लगातार खत्म होती जाती हैं। तो इन खरपतवारों को साफ करना खेती से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये इन सब का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप अच्छी किस्म की फसल लाइए, चाहे खाद लाइए, कोई मतलब निकलेगा, ये सब निकल जाएंगे, ठीक है। और इन्हीं सब घासों के कारण कीटों का उदय होता है, या इसमें कीट उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखिए, कीट करते क्या है? कीट मूल रूप से जो आपका मान लीजिए गेहूं का पौधा है उसको ये खा जाएंगे, ठीक है, उसको खा जाते हैं। तो ये पहला नुकसान कर दिए। अगर ये खाते नहीं है, मान लीजिए ये खाते नहीं है, तो खाएंगे नहीं तो ये करेंगे क्या? ये काट देंगे, ठीक है। जैसे पूरा पूरा पेड़ जो है उसको काट देंगे, पेड़ ऐसे गिर जाएगा आपका। और उसके बाद अगर ये भी नहीं करते हैं तो उसके जो जो पोषक तत्व है उसको ये चूस लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कुछ पोषक तत्व दिया, ये कीट उसी को चूस लेंगे, फसल को नहीं मिल पाएगी, तो फसल को ये नुकसान होने लगता है, ठीक है। जैसे चूहे वगैरह भी फसल को काटते हैं, तो इनसे भी सुरक्षा करना एक आवश्यक हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये हो गई खेतों की बात। फसल
अगर आपको उत्पादन बढ़ाना है, पहले आप अच्छी किस्म के बीज लाइए, उसको छांट करके उसको रोप दीजिए। रोपने के पश्चात आपको खाद वगैरह देके, पानी वगैरह देके फसल की उपज को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जब हमारी फसल तैयार हो जाती है या तैयार होने लगती है तो हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है कि कहीं उसमें कीट तो नहीं लग गए, कहीं इसमें कोई गंदगी तो नहीं आ गई, तो उसको भी देखना पड़ता है। इसके पश्चात फसल को काट वट करके जब हम भंडारण करते हैं या किसी जगह पे रखते हैं तो विशेष रूप से उस जगह को बराबर सूर्य की रोशनी पड़े, पड़ाने के पश्चात फिर उसको, ताकि वहां की नमी वगैरह सूख जाए, फिर वहां पे हम धूमपान करते हैं। धूमपान कहने का मतलब ये जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं वो वहां से मर जाए या वहां से भाग जाए, उसके पश्चात हम अपनी फसल को सुरक्षित रूप से रखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी ऐसी क्लास जिसमें हम लोगों ने खाद्य संसाधन में सुधार के अंतर्गत हम लोगों ने पहला टॉपिक जो है कृषि के विषय में चर्चा किया। अगली वीडियो में हम लोग पशुपालन के विषय में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।